नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास हमारी हिंदी पेडागोजी पर आधारित है। ये हमारी पहली क्लास है। तो आइए दोस्तों, हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि निदानात्मक परीक्षण क्या होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। निदानात्मक परीक्षण जैसे एक चिकित्सक बीमारी का इलाज करने से पहले उसका निदान करता है कि बीमारी क्या है, ठीक उसी तरह आपको बताना है कि भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। आपके पास ऑप्शंस में है, बालकों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों को जानना, विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना मतलब प्रमोट करना, या भाषा के नियम कंठस्थ करवाना, या पाठ्य पुस्तक के अध्यायों का मूल्यांकन करना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहे। बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि बालकों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों को जानना। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, पोर्टफोलियो किसके मूल्यांकन के लिए सबसे उपयुक्त उपकरण है। सबसे पहले हम जानते हैं कि पोर्टफोलियो क्या है। देखो दोस्तों, पोर्टफोलियो क्या होता है? एक प्रकार की फाइल या फोल्डर होता है। ठीक है, अब आपको बताना है कि किसके मूल्यांकन के लिए ये सबसे उपयुक्त उपकरण है। आपके पास ऑप्शंस में है, बच्चे की केवल वार्षिक परीक्षा के अंक जानने के लिए, बच्चे की क्रमिक प्रगति का आंकलन करने के लिए, केवल बच्चे के खेलकूद का रिकॉर्ड रखने के लिए, या शिक्षक के शिक्षण विधि का मूल्यांकन करने के लिए। तो बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? पोर्टफोलियो, जो कि एक प्रकार की फाइल या फोल्डर होता है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है। किसके मूल्यांकन के लिए सबसे उपयुक्त उपकरण है? बच्चे की क्रमिक प्रगति का आंकलन करने के लिए। ठीक है, जिसमें बच्चे की एक निश्चित अवधि मतलब पूरे साल उसने क्या किया, इससे हमें यह पता चलता है कि बच्चे ने साल की शुरुआत से लेकर अंत तक क्रमिक रूप से कितना विकास किया है। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, प्राथमिक या माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का सबसे बड़ा लाभ क्या है। आपके पास ऑप्शंस में है, यह बच्चे में क्षेत्रीयता की भावना बढ़ाती है, इससे बच्चे पाठ्य वस्तु को सहजता से समझ पाते हैं और स्वाभाविक अभिव्यक्ति करते हैं, या इससे अन्य भाषाएं सीखना बंद हो जाता है, यह केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाने में सहायक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है दोस्तों कि प्राथमिक या माध्यमिक स्तर पर अगर मातृभाषा में शिक्षा दी जाए तो इससे सबसे बड़ा लाभ क्या होगा। बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इससे बच्चे पाठ्य वस्तु को सहजता से समझ पाते हैं और स्वाभाविक अभिव्यक्ति करते हैं। जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी है, अगर हमें हिंदी में शिक्षा दी जाती है तो हम क्या करते हैं, उसको आसानी से समझ लेते हैं। तो इसी तरह से इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर बी। सबसे बड़ा लाभ क्या होगा अगर मातृभाषा में शिक्षा दी जाए? इससे बच्चे पाठ्य वस्तु को सहजता से समझ पाते हैं और स्वाभाविक अभिव्यक्ति करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर सुनना और बोलना कौशल के विकास के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी है। प्रश्न को ध्यान से सुनिए। आपसे पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर सुनना और बोलना कौशल के विकास के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी है। आपके पास ऑप्शंस में है, कविता, पाठ और चित्र बनाना, अंताक्षरी और समाचार वाचन, रोल प्ले भूमिका निर्वाह और आपस में बातचीत, या निबंध लेखन और सुलेख। तो बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा?
सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भाषा सीखने के लिए मूलभूत कितने कौशल होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि किसी भी भाषा को अगर सीखना हो या भाषा सीखने के मूलभूत 4 कौशल होते हैं। कौन कौन से? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर सुनना और बोलना कौशल के विकास के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि इनमें से कौन सी है? 2 ही कौशल दिए गए हैं आपके पास, सुनना और बोलना। तो बताइए, कविता पाठ और चित्र बनाकर होगा, अंताक्षरी और समाचार वाचन से होगा, रोल प्ले से होगा या निबंध लेखन और सुलेख से होगा? कौन सी गतिविधि है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, रोल प्ले और या आपस में बातचीत। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? आपके पास ऑप्शंस में है भाषा प्रयोगशाला की, सामाजिक अंतःक्रिया की, अनुकरण और रटने की या व्याकरण के पाठ्य नियमों की। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? लेव वाइगोत्स्की, जो कि एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, आपको बताना है कि इनके अनुसार भाषा विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? बिल्कुल सही। इनका जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है, सामाजिक अंतःक्रिया की। किसके अनुसार है ये? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, जो कि एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। वो स्पष्ट करते हैं कि बच्चा भाषा अपने समाज, साथियों, वयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, एक बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को क्या दृष्टिकोण रखना चाहिए? आपके पास ऑप्शंस में है केवल मानक भाषा के प्रयोग पर बल देना चाहिए, शिक्षार्थियों की मातृभाषा को एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए, मातृभाषा के प्रयोग पर कड़ा दंड देना चाहिए, केवल अंग्रेजी भाषा में ही शिक्षण कार्य करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न को ध्यान से सुनिए। प्रश्न में पूछा गया कि एक बहुभाषिक कक्षा में, एक कक्षा में जिसमें बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाले बच्चे हैं, उस समय शिक्षक का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है, शिक्षार्थियों की मातृभाषा को एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए। ठीक है, जब एक ही भाषा में अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे होते हैं ना, तो क्या होता है, एक अच्छे शिक्षक को इसे समस्या नहीं मानना चाहिए बल्कि एक संसाधन मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे बच्चे एक दूसरे की भाषा और संस्कृति से नए शब्दावली सीखते हैं। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आपके पास ऑप्शंस में है शब्द भंडार, अर्थबोध और विचार अभिव्यक्ति का विकास करना, केवल लय और ताल से पढ़ना सिखाना, रस और छंद का ज्ञान देना, कठिन शब्दों को कंठस्थ करवाना। तो बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, आप गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या मानते हैं? बिल्कुल सही। गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शब्द भंडार, अर्थबोध और विचार अभिव्यक्ति का विकास होता है। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि गद्य शिक्षण मतलब गद्य विधा के अंतर्गत क्या क्या आता है? बिल्कुल सही। जैसे हम पढ़ते हैं कहानी, निबंध, नाटक, ये सभी क्या है? गद्य है। ठीक है, इसको पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि बच्चों के शब्दकोश में वृद्धि करना। जब हम
किसी कहानी को पढ़ते हैं, उसमें कुछ वर्ड ऐसे आते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे हमारे शब्दकोश में वृद्धि होती है, हमें नए नए शब्द सीखने को मिलते हैं। ठीक है, तो गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि शब्द भंडार, अर्थबोध और विचार अभिव्यक्ति का इससे विकास होता है। ठीक है, विकास करना होता है। हमारा अगला प्रश्न है, पठन वैकल्य या पढ़ने में होने वाली कठिनाई को तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है? आप जानते हैं कि बहुत सारे छात्रों को पढ़ने में दिक्कत होती है। आपको बताना है कि जिन छात्रों को पढ़ने में कठिनाई होती है उन्हें तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शंस में है डिस्ग्राफिया, डिस्कैलिकुलिया, डिसलेक्सिया या एफेशिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है। जिन छात्रों को पढ़ने में कठिनाई होती है तकनीकी भाषा में उसे क्या कहा जाता है? डिसलेक्सिया। ठीक है, और जिन छात्रों को गणित में कठिनाई होती है उन्हें तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है हाँ बताइए, आप ये बताइए। डिस्कैलिकुलिया। ठीक है, जिन्हें गणित में कठिनाई होती है उन्हें तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है? डिस्कैलिकुलिया। और जिन्हें पढ़ने में दिक्कत होती है उन्हें डिसलेक्सिया कहा जाता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य बल किस पर होता है? प्रश्न को ध्यान से सुनिए कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य बल किस पर होता है? आपके पास ऑप्शंस में है केवल सत्र के अंत में परीक्षा लेने पर, सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चे का निरंतर आकलन करने पर, बोर्ड परीक्षाओं के भय को बढ़ाने पर, या छात्रों को पास या फेल में वर्गीकृत करने पर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य बल जो है वो किस पर होता है? सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चे का निरंतर आकलन करने पर। ठीक है, उद्देश्य केवल ये नहीं होता कि अंत में अंक देकर आप पास फेल करना नहीं है, बल्कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान लगातार बच्चे का आकलन करना है ताकि उसकी कमियों को हम समय से सुधार सकें। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर किसका होता है? प्रश्न को ध्यान से सुनिए कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर किसका होता है? आपके पास ऑप्शंस में है सहजता और स्वाभाविक वातावरण का, भाषा के कठिन शब्दों का, पुस्तक की उपलब्धता का, केवल शिक्षकों के व्यवहार का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भाषा अर्जन का अर्थ क्या है? भाषा अर्जन मतलब कि अनौपचारिक होता है। जो बच्चा अपने घर परिवार में स्वाभाविक रूप से बिना किसी व्याकरण नियम से जो सीखता है, जैसे हमारी मातृभाषा होगी, ठीक है, जो हम घर पे बोलते हैं, तो वो क्या है? वो हमारी भाषा अर्जन है। और अगर हम करें भाषा अधिगम की बात तो ये औपचारिक होता है, जो हम विद्यालयों में किताबों में विद्यालय की जो किताबें होती हैं उनमें पढ़ते हैं, तो उनमें क्या है? आपको पता है व्याकरण के नियम होते हैं। तो आपको बताना है कि इसमें जो मुख्य अंतर है वो किसका है? सहजता और स्वाभाविक वातावरण का, भाषा के कठिन शब्दों का, पुस्तकों की उपलब्धता का, या केवल शिक्षकों के व्यवहार का। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है। इसमें मुख्य अंतर क्या है? सहजता और स्वाभाविक वातावरण का। ठीक है, जब वो घर में रहता है तो कोई नियम लागू नहीं होते, लेकिन जब हम स्कूल में हैं, कुछ हमें लिखना है बोलना है तो नियम लागू हो जाते हैं। तो सहजता और स्वाभाविक वातावरण का है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, कविता शिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? आपके पास ऑप्शंस में है
व्याकरणिक नियमों का ज्ञान देना, रसानुभूति और आनंद अनुकूलन कराना, कवि का जीवन परिचय याद करवाना या शब्दकोश देखने की दक्षता बढ़ाना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कविता शिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए इनमें से? थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था? गद्य शिक्षण, जिसका उद्देश्य क्या था? अगर आपको याद है तो मुझे कमेंट करके लिखिए कितना याद है, जो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। अब आपको बताना है कि जो हम कविताएं पढ़ाते हैं स्कूल में, उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? व्याकरणिक नियमों का ज्ञान देना, रसानुभूति और आनंदानुकूलन कराना, या कवि का जीवन परिचय याद करवाना, या शब्दकोश देखने की दक्षता बढ़ाना। तो बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। कविता शिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य है कि रसानुभूति और आनंद अनुकूलन कराना। ठीक है। कविता केवल ज्ञान या व्याकरण देने के लिए नहीं होती। कविता का जो मुख्य सौंदर्य है उसकी लय, ताल, भाव और रस में होता है। इसीलिए कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बच्चों को रसानुभूति कराना और आनंद देना होता है। आपने देखा होगा जब हम कोई कविता पढ़ते हैं तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है। और अगर आपको याद आ गया है कि गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है तो मुझे बताइए कमेंट करके। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भाषा की प्रयोगशाला का मुख्य कार्य क्या है? आपके पास ऑप्शंस में है छात्रों का शुद्ध उच्चारण और श्रवण कौशल का अभ्यास कराना, केवल लिखित परीक्षा आयोजित करना, गृह कार्य की जांच करना, या छात्रों को खेलकूद की सुविधा देना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। भाषा की जो प्रयोगशालाएं होती है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? छात्रों को शुद्ध उच्चारण और श्रवण कौशल का अभ्यास कराना। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को हाइप कर देना, और अगर हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, आगमन विधि का प्रयोग व्याकरण शिक्षण में किस प्रकार किया जाता है? आपके पास ऑप्शंस में है पहले नियम बताकर बाद में उदाहरण देना, या पहले उदाहरण प्रस्तुत करके बाद में नियम पर पहुंचना, या केवल सूत्र रटाना, या बिना किसी उदाहरण के सीधे परिभाषा लिखाना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आगमन विधि का प्रयोग व्याकरण शिक्षण में किस प्रकार किया जाता है ये आपको बताना है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? पहले नियम बताने हैं तब उदाहरण देने हैं, या पहले उदाहरण प्रस्तुत करेंगे आप बाद में नियम पर पहुंचेंगे, या केवल आप सूत्र ही रटाएंगे बच्चों से, या बिना किसी उदाहरण के सीधे परिभाषा लिखवा देंगे आप। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा आपके हिसाब से? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है। पहले उदाहरण प्रस्तुत करेंगे बाद में हम नियम पर पहुंचेंगे। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, बच्चे अपनी भाषा का निर्माण स्वयं करते हैं, यह विचार मुख्य रूप से किससे संबंधित है? आपके पास कथन दिया गया है कि बच्चे अपनी भाषा का निर्माण स्वयं करते हैं, यह विचार मुख्य रूप से किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शंस में हैं B.F. स्किनर, जीन पियाजे, इवान पावलोव, या एडवर्ड थॉर्नडाइक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है। बच्चे अपनी भाषा का निर्माण स्वयं करते हैं, ये विचार जो है जीन पियाजे जी का है, जो कि स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है। उनका मानना था कि बच्चे जो है वो क्या है, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं,
जो दुनिया के बारे में अपने ज्ञान और भाषा का निर्माण स्वयं सक्रिय होकर करते हैं। तो हमारा सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण कब किया जाता है? आपके पास ऑप्शंस में है, निदानात्मक परीक्षण के बाद, अधिगम की कमियों को दूर करने के लिए, या वार्षिक परीक्षा से ठीक पहले, या केवल नए प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए, या सत्र शुरू होने के पहले दिन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उपचारात्मक शिक्षण कब किया जाता है? सबसे पहला प्रश्न था हमारा कि निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है कि उपचारात्मक शिक्षण जो है वो कब किया जाता है। तो बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है। जब निदानात्मक परीक्षण से यह पता चलता है कि बच्चे को कहाँ समस्या है, तो उस समस्या या कमी को दूर करने के लिए जो दोबारा से शिक्षण दिया जाता है उसे ही तो हम उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। तो हमारा सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर ए। उपचारात्मक शिक्षण कब किया जाता है? निदानात्मक परीक्षण के बाद अधिगम की कमियों को दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो साथियों ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिस पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को हाइप कर देना, और अगर हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। ठीक है, और जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।